बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ और उसका तीसरा चैप्टर, और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मुकामी हुकूमतों के मुख्तलिफ दर्जात का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपको याद होगा कि कल के लेक्चर में हमने ये बात तफसील से पढ़ी थी कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती हैं और लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स को कौन कौन सी ड्यूटीज़ दी जाती हैं और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट से काम लेती है। लेकिन हमने साथ ये बात भी पढ़ी थी कि पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को प्रॉपर तरीके से इख्तियारात, वसाइल और सहूलियात न दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ठीक तरीके से न चल सका। आज हम उससे आगे एक लेवल बढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम ये बात पढ़ने लगे हैं कि अगर किसी भी मुल्क में लोकल गवर्नमेंट्स प्रॉपर तरीके से बनती हैं या पाकिस्तान के अंदर माजी में लोकल गवर्नमेंट्स बनी हैं, तो उन लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर जो छोटी छोटी हुकूमतें बनाई गई थीं, वो छोटी छोटी हुकूमतें कौन कौन सी बनाई गई थीं। देहाती इलाकों में वो गवर्नमेंट्स किस तरह की थीं, जो सिटीज़ थे, अर्बन एरियाज़ थे, उनके अंदर लोकल गवर्नमेंट्स किस तरह काम कर रही थी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में किस तरीके से काम कर रही थी, जबकि KPK में वो जो छोटी गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर बनाई गई थी वो कौन सी बनाई गई थी और उनका काम क्या था, उस गवर्नमेंट के बंदे किस तरीके से सिलेक्ट होते थे, क्या वे ऑफ वर्किंग था और कौन कौन से इख्तियारात किस किस तरीके से लोगों को दिए जाते थे। आज के लेक्चर में हम पाकिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आया, हम उसके मुतालिक उसकी फॉर्मेशन और उसके अंदर पाए जाने वाले हुकूमती मेंबरान और उसका पूरा स्ट्रक्चर, जैसे आपको याद होगा आपने फेडरल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि मुकाम जो मरकज़ी हुकूमत होती है उसके अंदर कौन कौन से ओहदे होते हैं, जो सूबाई हुकूमत होती है उसके अंदर कौन कौन से ओहदे होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर कौन कौन से ओहदे होते हैं, कौन कौन सी हुकूमतें होती हैं और किस किस अंदाज में पूरे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को चलाया जाता है। जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि मुकामी हुकूमतों के मुख्तलिफ दर्जात का ढांचा लिखें, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो आपने कल के लेक्चर की तरह आज भी सबसे पहले मुकामी हुकूमत की तारीफ लिखनी है। ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, जो नए हैं इस चैनल पर वो बच्चे नोट कर लें जो कल से या पहले से लेक्चर ले रहे हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी ये मौजूद है। ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर मुकामी लोगों के हाथ में हो, वही उसकी पॉलिसियां बनाए और वही उन पॉलिसियों को अमली जामा भी पहनाएं, ऐसी हुकूमत मुकामी हुकूमत कहलाती है। मैं वक्त को बचाने के लिए अब तफसीलात में नहीं जाता, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के कल के लेक्चर में समझाई हुई है। इसी तरीके से ये उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में है, अ गवर्नमेंट रेन्स आर इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल, दे मेक इट्स पॉलिसीज एंड द पीपल आल्सो पुट देम इनटू प्रैक्टिस, सच अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। अब अजीज तलबा तालिबात, ये बात तो तय हो गई कि ये एक उर्दू में डेफिनेशन, ये इंग्लिश में डेफिनेशन आपने लिख ली। उसके बाद आपने लोकल गवर्नमेंट का पस मंज़र यहाँ पर आपने ये जिक्र करना है, मुकामी हुकूमत का या मुकामी हुकूमतों का पस मंज़र है।
کہ یہ लोकल गवर्नमेंट्स, ये जो छोटी छोटी गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, जिनकी बात मैंने कल के लेक्चर में की थी, ये जो छोटी छोटी गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, ये तमाम की तमाम तर गवर्नमेंट्स इन छोटी हुकूमतों को बनाने का, यानी दो हुकूमतें तो बड़ी हो गई ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे कुछ छोटी गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, उनको कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट्स। अब वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो कब से बनना शुरू हुई हिस्ट्री में, तो बताता है सबसे पहले एक बंदा था वायसराय लॉर्ड रिपन, उसने सब कॉन्टिनेंट में 1884 में सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद पाकिस्तान में सबसे पहले अयूब खान ने 1959 में इंट्रोड्यूस करवाया ये छोटी गवर्नमेंट्स का निज़ाम। उसके बाद ज़ियाउल हक ने, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने। लेकिन इन सब लोगों के पास सिस्टम तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो छोटी गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर बनाई गई, उन गवर्नमेंट्स को पैसे ना दिए गए, जिसकी तफसील भी हमने कल के लेक्चर में पढ़ी। ना पैसे दिए गए, ना अथॉरिटीज़ दी गई, ना रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर किए गए, जिसकी वजह से ये लोकल गवर्नमेंट्स प्रॉपर वे में कामयाब ना हो सकी। अजीज़ तलबा और तालिबात, जब आप ये भी इजाफी हेडिंग लिख लेंगे, ये भी इजाफी हेडिंग लिख लेंगे, तो उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मुकामी हुकूमतों के मकासद, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये भी आपको कल के लेक्चर में लिखवाए थे कि इन छोटी हुकूमतों को बनाने का मकसद होता है वसाइल की ज़िली सतह पर तकसीम, मुकामी मामलात का मुकामी सतह पर हल, इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम। ये बात मैं तफसील से समझा चुका हूँ, आज चूँकि ये टॉपिक नहीं है, मगर लेकिन हमने इन बातों को, इस लॉन्ग क्वेश्चन को हल करते वक्त ज़रूर लिखना है। अब होगा ये, मैं एंड पर आपको इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, लिहाजा बड़े ध्यान से एंड तक आपने इस टॉपिक को सुनना है, ताकि बोर्ड में आपको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अजीज़ तलबा और तालिबात, अब आप जब आ गए कि मुकामी हुकूमतों के मुख्तलिफ दर्जात का ढांचा, ये इजाफी हेडिंग लिख लेने के बाद बुक पर आ जाएंगे और बुक की पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ इंट्रोडक्शन। जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ की पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे तारुफ इंट्रोडक्शन। अब इस पहले के अंदर अंडरलाइन कर लीजिए कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 140A अंडरलाइन कर लें। 140A के अंदर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर जोर डाला गया कि वो अपने अपने सूबे में लोकल गवर्नमेंट्स बनाएंगी, मुकामी हुकूमतें बनाएंगी, और उन मुकामी हुकूमतों को हर तरह के सियासी, मुआशी, इंतज़ामी, माशरती तमाम तरह के इख्तियारात देंगी, और वो अपने अपने एरियाज़ में काम कर रही होंगी। ये वाली अथॉरिटी और ये राइट 73 के कॉन्स्टिट्यूशन 140A के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़िम्मे लगा दिया कि वो लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करवा के अपने अंडर लोकल गवर्नमेंट्स बनवाएंगी। उसके बाद जब ये पहली लाइन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप अगली हेडिंग लिखेंगे, जहाँ 2013 लिखा हुआ है। आप अपनी बुक पर देखिए सेकंड लाइन में जहाँ 2013 लिखा है वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे मुकामी हुकूमतों का एक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यहाँ आपने हेडिंग लिखनी है और आपने बताना है कि जो हम लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आज पढ़ रहे हैं ना, यहाँ एक बात बड़ी तवज्जो तलब है। मैंने अपने कल के लेक्चर में भी, आज के लेक्चर को समझने के लिए कल का लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है, मगर मैं फिर भी शॉर्ट वे में ज़रूर समझा रहा हूँ। बात ये कि मैंने कल भी जिक्र किया था इस बात का कि जब लॉर्ड रिपन ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाई तो उसने 5-6 तरह की गवर्नमेंट्स बनाई सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे। जब अयूब खान का दौर आया तो अयूब खान ने 5 तरह की गवर्नमेंट्स बनाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे। जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो उसने 4 तरह की गवर्नमेंट्स बनाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे। जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, परवेज़ मुशर्रफ का दौर, तो उसने 3 तरह की गवर्नमेंट्स बनाई, 3 तरह की गवर्नमेंट्स बनाई। अब उसने तो बनाई थी, परवेज़ मुशर्रफ ने ये लोकल गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर बनाई थी 2001 में, 2001 में। अब जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि जब 2013 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो इनकी गवर्नमेंट के अंदर एक नया एक्ट पास हुआ और उसके अंदर बताया गया कि मुल्क के अंदर जब भी लोकल गवर्नमेंट्स बनेगी, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जो छोटी गवर्नमेंट्स बनेगी, वो जब भी बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नया होगा।
तो अब वो जो नया स्ट्रक्चर दिया, वो नया स्ट्रक्चर क्या था? वो ये था जी कि 2013 के एक्ट में ये बात की गई कि हम आज के बाद जितने भी देहाती इलाके होंगे पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में, इन 3 सूबों में जो देहाती इलाके होंगे उसके अंदर हम बनाएंगे 2 तरह की गवर्नमेंट्स रूरल एरियाज में। और जो केपीके के देहात होंगे, विलेजेस होंगे, रूरल एरियाज होंगे, उसमें हम बनाएंगे 3 तरह की हुकूमत। यानी देहाती इलाकों में 3 सूबों में बनेगी 2 लेवल की गवर्नमेंट्स, 2 तरह की गवर्नमेंट्स, और केपीके में बनेगी 3 तरह की गवर्नमेंट्स। अच्छा, और जो शहरी इलाके होंगे, खा वो पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, केपीके के हों, किसी भी प्रोविंशियल एरिया के हों, तो जितने भी शहर होंगे, शहरों के अंदर हम बनाएंगे 3 तरह की गवर्नमेंट्स। अब जो देहाती इलाकों में 2 तरह की गवर्नमेंट्स बनेगी, वो होगी नंबर 1 विलेज नेबरहुड या यूनियन काउंसिल, जिला काउंसिल या तहसील काउंसिल। ये 2 तरह की गवर्नमेंट्स बनेगी देहाती एरिया में। और जो शहरी इलाके होंगे उनके अंदर बनेगी म्यूनिसिपल या टाउन कमेटी, एक गवर्नमेंट का नाम होगा, एक गवर्नमेंट का नाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, और एक गवर्नमेंट का नाम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगा। अब अजीज तलबा व तालिबात, एक इब्तिदा में बात पढ़ लें, उसके बाद सिर्फ मैंने हेडिंग लिखवानी है और आपको मैंने रीडिंग कर देनी है, और इसमें समझने वाली बात नहीं है। याद रख लें कि ये देहाती एरिया हो या शहरी एरिया हो, हुकूमत का एक नाम था, उस हुकूमत के अंडर एक स्पेसिफिक एरिया था, और हर हुकूमत, हर एरिया की जो एक हुकूमत बनती थी उसके अंदर 15, 20, 25, 30 लोग होते थे, और उन लोगों की हुकूमत बना दी जाती। उसके नीचे एक एरिया डिफाइन कर दिया जाता कि भाई ये एरिया है आपका, और उनको पैसे दे दिए जाते, उनके ज़िम्मे ड्यूटीज़ लगा दी जाती, और वो अपने एरिया में काम कर रहे होते थे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो देहाती इलाके थे उनमें जो 2 तरह की गवर्नमेंट्स बनी, वो कौन कौन सी बनी, नाम मैंने आपको बता दिया। पहली गवर्नमेंट जो बनी अजीज तलबा व तालिबात, उसका नाम था विलेज नेबरहुड और यूनियन काउंसिल। अब इस पॉइंट के नीचे पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे हुकूमती ढांचा। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए बेटा, ये पहली हुकूमत हेडिंग बनेगी हुकूमती ढांचा। कि ये जो विलेज नेबरहुड या यूनियन काउंसिल थी, इस गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो वो कहता है जी कि चेयरमैन या चेयरपर्सन, यानी एक होता था चेयरमैन, एक होता था वाइस चेयरमैन, और उसके साथ 6 जनरल काउंसिल होते थे। यानी ये टोटल जो टीम थी, इसमें एक होता था चेयरमैन, यानी जो विलेज नेबरहुड या जो यूनियन काउंसिल की देहाती इलाके में गवर्नमेंट बनती थी, उस गवर्नमेंट में एक होता था चेयरमैन, एक होता था वाइस चेयरमैन, और 6 जनरल काउंसिल होते थे। एक ये टीम थी, प्लस इसमें खवातीन होती थी। अब सेकंड लाइन में देखिएगा, ये जो सेकंड सेंटेंस है ये भी इसी हेडिंग के अंडर आएगा, इस बात को समझिए। एक खातून होती थी, एक नौजवान होता था, एक किसान होता था, और एक नॉन मुस्लिम होता था। तो टोटल ये 6 और 2 8, 9, 10, 11, 12 लोगों पर मुश्तमिल ये एक टीम बनती थी विलेज नेबरहुड की या यूनियन काउंसिल की, और ये देहाती इलाकों में बनती थी। 12 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम बन गई। अच्छा, उसके बाद जहाँ लिखा हुआ है जिनका इंतखाब अवाम बराह रास्त करते थे, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे इंतखाब का तरीका, मेथड ऑफ इलेक्शन, इंतखाब का तरीका। कि वो जो 12 लोगों की टीम इसकी बन रही थी, वो बनती किस तरह थी, कौन सेलेक्ट करता था, वो उसी यूनियन काउंसिल या विलेज नेबरहुड के जो लोग होते थे वो वोट देकर इन 12 बंदों को बराह रास्त सेलेक्ट करते थे। बराह रास्त अंडरलाइन कर लीजिएगा, एमसीक्यूज, अवाम को बराह रास्त वो सेलेक्ट करते थे। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में 4 साल के लिए, जबकि केपीके में 3 साल के लिए वो सेलेक्ट होते थे। उसके बाद लास्ट सेंटेंस पर आ जाएंगे और वहां पर आप हेडिंग लिखेंगे हुकूमत का सरबराह। ये जो हुकूमत होती थी
इस हुकूमत का सरबराह कौन होता था? तो अजीज़ तलबा और तालिबात, इस हुकूमत का जो विलेज नेबरहुड या यूनियन काउंसिल की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का हेड होता था चेयरमैन या चेयरपर्सन। और अगर चेयरपर्सन या चेयरमैन किसी वक्त एरिया में मौजूद नहीं होता था तो जो वाइस चेयरमैन होता था वो उसकी जगह पे काम कर रहा होता था, उसके ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता था। तो बड़ी सादा सी बात है कि ये जो विलेज नेबरहुड या यूनियन काउंसिल है, इसके अंदर 12 लोगों की एक टीम है। उन 12 लोगों को आवाम सेलेक्ट करती है। उस गवर्नमेंट का सरबरा चेयरमैन होता है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सेम प्रैक्टिस, सेम हेडिंग्स ऑलमोस्ट ज़िला कौंसल या तहसील कौंसल में है। अब आइए देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट दूसरी, ये देहाती इलाकों की अभी हम पढ़ रहे हैं, देहाती इलाकों में ये 2 तरह की गवर्नमेंट थी। आइए ज़िला कौंसल या तहसील कौंसल, डिस्ट्रिक्ट कौंसल और तहसील कौंसल में पहली लाइन में वही हेडिंग हुकूमती ढांचा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इंग्लिश वाले बच्चे वो लिखेंगे। मैं रीड करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात। वो कहते हैं कि ज़िला या तहसील की तमाम यूनियन काउंसिल या विलेज नेबरहुड काउंसिल के बराह रास्त मुंतखब करदा चेयरमैन बलिहाज ओहदा ज़िला काउंसिल के मेंबर होते हैं। इनके अलावा कम अज़ कम 15 खवातीन, 3 किसान, 5 गैर मुस्लिम और 1 नौजवान और टेक्नोक्रेट शामिल होते हैं। इधर बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। याद रख लें, एक ज़िला कौंसिल में या तहसील कौंसिल में कम अज़ कम भी 50 यूनियन काउंसिल तो लाजमी होती है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम का आदत तो बहुत, अब लाहौर एक ज़िला है, अब इसके अंदर तो बहुत बड़ी तादाद में यूनियन काउंसिल मौजूद है। तो मैं एक छोटे शहर की मिसाल दे रहा हूं कि छोटे शहर में भी कम अज़ कम भी 50 यूनियन काउंसिल तो लाजमी होती हैं। और हर यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होता था वो इस गवर्नमेंट का मेंबर होता था। ठीक हो गया। पहले नंबर पर तो वो बंदे हो गए इस गवर्नमेंट के मेंबर, प्लस ये आपने देखा 15 खवातीन भी इसी गवर्नमेंट की मेंबर हैं। उन चेयरमैन के अलावा फिर 3 किसान भी, फार्मर्स भी, 5 नॉन मुस्लिम्स भी, 1 नौजवान और 1 टेक्नोक्रेट। तो ये एक आप यूँ समझ लीजिए कि 70-80 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम बनती थी, या इससे भी ज़ायद, अगर बड़ा शहर है तो इससे भी ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल एक टीम बनती थी और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट और तहसील के मामलात को देख रही होती थी। और यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये इस तरीके से गवर्नमेंट चलती थी। अगले पैराग्राफ पर आ जाएंगे और वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे ज़िला कौंसिल के अरकान, मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगला जो पैराग्राफ, आखिरी सेकंड लास्ट लाइन, उसमें लिखा हुआ जी कि ज़िला कौंसिल के अरकान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करते थे। ज़िला कौंसिल की एक काबीना होती थी जिसका सरबराह चेयरमैन होता था और उसके अरकान में तालीम, सेहत, इंतज़ामिया के माहिर और एक मजहबी आलिम भी शामिल होता था। इधर देखिएगा, वो जो चेयरमैन थे वो इस टीम के मेंबर बन जाते और फिर जब सारे मेंबर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते, 15 खवातीन भी, टेक्नोक्रेट भी, नौजवान भी, सारे मेंबर एक जगह पर बैठ जाते, उनमें से फिर चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का इंतखाब होता था, आलिम का भी इंतखाब होता था, तालीम, सेहत और उनके माहिरीन का भी इंतखाब होता था। तो यूं एक गवर्नमेंट सामने आती थी और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट और तहसील के मामलात को लेकर चल रही होती थी। तो बड़ी सादा बात है अजीज़ तलबा व तालिबात कि भाई जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल के थे वो इसके मेंबर, प्लस और लोग मेंबर, और फिर उनके अंदर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेलेक्ट होता था और वो अपनी गवर्नमेंट बना के पूरे ज़िले के निज़ाम को चला रहा होता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये देहाती स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं शहरी स्ट्रक्चर की तरफ कि शहरी इलाकों में 2 तरह की गवर्नमेंट्स नहीं बनती थी, शहरी इलाकों में 3 तरह की गवर्नमेंट्स बनाई गई। यानी पहले तो जो निज़ाम चल रहा था वो और था। 2013 के बाद जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आया वो ये आया जी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगी उसके अंडर देहाती इलाकों में 2 गवर्नमेंट्स बनाई जाएंगी और शहरी इलाकों में 3 तरह की गवर्नमेंट्स बनाई जाएंगी। अब ज़रा देखते हैं शहरी इलाकों में। पहली गवर्नमेंट है म्यूनसिपल या टाउन कमेटी, दूसरी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तीसरी है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। आइए अपनी बुक पर आ जाएं और वही हेडिंग्स, पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे म्यूनसिपल या टाउन कमेटी में, पहली हेडिंग लिखेंगे हुकूमती ढांचा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। अपनी बुक पर नोट कर लें। और वो कहते हैं जी म्यूनसिपल या टाउन कमेटी में वाक़े तमाम हलकों से
बराह रास्त मुंतखब करदा अरकान यानी काउंसलर्स बलिहाजा ओहदा कमेटी के मेंबर होते हैं। इनके अलावा 5 खवातीन, 3 गैर मुस्लिम और 2 लेबर वर्कर्स और 1 नौजवान शामिल होता है। ये टोटल टीम है। सिंपल इज़ दैट कि जैसे यूनियन काउंसिल में से जो चेयरमैन थे वो आ गए थे इस गवर्नमेंट में, डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट में, ऐसे ही जो काउंसलर्स बच गए थे वो काउंसलर्स जो अगर एरिया हो शहरी, तो शहरी इलाके में जितने भी काउंसलर्स होते हैं वो सारे के सारे म्यूनसिपल या टाउन कमेटी की टीम का हिस्सा होते हैं। एक तो वो बंदे, वो जितने भी काउंसलर पूरे उस एरिया के हों, यानी एक म्यूनसिपल या टाउन कमेटी के अंदर जितने भी काउंसलर्स आते हैं वो सारे इस टीम का हिस्सा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्लस इनको सपोर्ट करने के लिए 5 खवातीन भी हैं, 3 गैर मुस्लिम भी हैं, 2 लेबर वर्कर्स भी हैं और 1 नौजवान। तो यूँ आप अंदाज़तन यूँ समझ लीजिए कि 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम म्यूनसिपल या टाउन कमेटी की बनती है। यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे इंतखाब का तरीका, इंतखाब का तरीका, मेथड ऑफ इलेक्शन। अब वो कहते हैं जी कमेटी के पहले इजलास में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब हो जाता है, यानी इस गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। चेयरमैन ओवरऑल देखता रहता है, अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो उसकी अदम मौजूदगी में वाइस चेयरमैन इस गवर्नमेंट को चला रहा होता है। इस गवर्नमेंट में एक और ओहदा होता है, वो ओहदा आपके सामने लिखा हुआ है और उस ओहदे का नाम है चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर, ये जो चीफ ऑफिसर है ये क्या करता है? ये छोटे दर्जे का सरकारी मुलाजिम होता है, तमाम महकमों में राब्ता कायम करता है और तमाम उमूर की निगरानी करता है। यानी ये जो म्यूनसिपल या टाउन कमेटी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये चीफ ऑफिसर इस गवर्नमेंट के तमाम इंस्टीट्यूशन के दरमियान राब्ता कायम करता है और एक दूसरे को मालूमात देता है, और यूँ म्यूनसिपल या टाउन कमेटी की गवर्नमेंट इन अफराद के साथ, इस बंदे की हेल्प के साथ चल रही होती है। इसी तरीके से अगली गवर्नमेंट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। पहली हेडिंग वही आ जाएगी, हुकूमती ढांचा। बड़ी सादा बात इसमें भी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वाक़ई तमाम म्यूनसिपल या टाउन के बराह रास्त मुंतखब करदा चेयरमैन बलिहाजा ओहदा कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं। यानी इस गवर्नमेंट के जो चेयरमैन होते हैं वो इस गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, प्लस 5 खवातीन, 5 नॉन मुस्लिम, 2 वर्कर, 2 टेक्नोक्रेट और 1 नौजवान भी इस टीम का हिस्सा होता है। आगे यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे इंतखाब का तरीका। और इस गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कहते हैं जी इस गवर्नमेंट का भी इजलास होता है और उसमें इस कारपोरेशन के या इस गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उन्हें मेयर या डिप्टी मेयर कहा जाता है। मेयर या डिप्टी मेयर कहा जाता है। यानी यहां पर था चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इधर भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, इधर भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो मेयर और वाइस मेयर हो जाता है। तो अगर मेयर मौजूद है तो काम चलता रहेगा, अगर मेयर मौजूद नहीं है तो वाइस मेयर जो होगा वो मेयर की जगह पर आकर काम कर रहा होगा और इस गवर्नमेंट के निज़ाम को चला रहा होगा। इस गवर्नमेंट में भी एक चीफ ऑफिसर होता है, इसका काम भी वही होता है जो इस गवर्नमेंट में चीफ ऑफिसर का होता है। और वो क्या काम होता है? उस गवर्नमेंट के जितने भी इर्द गिर्द के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर राब्ता कायम करना। अगला पॉइंट और आखिरी है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, और वो देखिए पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे हुकूमती ढांचा। हुकूमती ढांचा। अब इसमें क्या कहता है? कहता है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में वाक़ तमाम टाउन कमेटियों के बराह रास्त मुंतखब करदा चेयरमैन बलिहाज ओहदा कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं। यानी इस गवर्नमेंट के जो चेयरमैन होते हैं वो इस गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं, प्लस एक तो ये होगी टीम, प्लस इनके साथ 25 खवातीन, 5 वर्कर्स, 2 नौजवान और 10 नॉन मुस्लिम भी इस गवर्नमेंट में उन तमाम चेयरमैन का के साथ सपोर्टिव रोल प्ले करके तो इस गवर्नमेंट को चलाने वाली एक टीम सामने आ जाती है। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे इंतखाब का तरीका। और बड़ी सादा सी बात है कि इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि इसके अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसके अंदर हमने पढ़ा मेयर और वाइस मेयर, जबकि कहता है जी कि इस टीम का फिर एक इजलास होता है और उस पहले इजलास में लॉर्ड मेयर
اور وائس لارڈ میئر کا جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے، اور اگر لارڈ میئر موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں موجود تو جو وائس لارڈ میئر ہوگا وہ اس کی جگہ پر خدمات سر انجام دے گا۔ اس کے بعد پھر آگے آ جائے گا گیلارڈ، وہ انسامات۔ آخری پوائنٹ ہے چیف آفیسر، وہ سیم وہی کام جو چیف آفیسر یہاں ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، وہی چیف آفیسر کا عہدہ اس گورنمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے تمام جو گورنمنٹس ہیں، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، ان گورنمنٹ کے اداروں کے درمیان رابطہ قائم کر کے اس گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو چلانا ہوتا ہے، اور یہ کام چیف آفیسر کا ہوتا ہے۔ اور بھی اس گورنمنٹ کے ایریا کے اندر جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں ان کو بھی کرنا اسی کا کام ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ایک انتہائی آخری اور امپورٹنٹ بات جو سمجھنے والی ہے اس کی طرف آپ کو میں لانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ آپ کو یہ لانگ کویسچن اسی طریقے سے نہیں آئے گا بورڈ میں آپ کو آئے گا کہ وہ یہ کہہ دے گا کہ جی آپ مقامی حکومتوں میں وہ کہہ دیتا ہے جی کہ ولیج نیبرہڈ یا ڈسٹرکٹ کونسل پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے، یا وہ آپ کو کہہ دے گا صرف جو ایکسرسائز میں دیا ہوا ہے وہ یہ دیا ہوا ہے جی کہ صرف میٹروپولیٹن کی گورنمنٹ اس کے متعلق بات کرے، میٹروپولیٹن کی بات کروا دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑے دھیان سے سمجھنے والی، کہ جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے تو آپ مثلا اس لانگ یہ میں نے تو آپ کو سارا پڑھا دیا نا، اس سارے میں سے وہ کوئی ایک پوائنٹ لانگ کے طور پہ پوچھے گا، کوئی ایک پوائنٹ لانگ کے طور پہ پوچھے گا، یا میٹروپولیٹن کارپوریشن لانگ میں پوچھ لے گا، یا میونسپل کارپوریشن لانگ میں پوچھ لے گا، یا صرف میونسپل ٹاؤن کمیٹی، یا یہ تو کوئی ایک پوچھے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو بھی ٹاپک یا پوائنٹ اس پورے لانگ میں سے پوچھے، آپ نے مقامی حکومت کی تعریف لازمی لکھنی ہے، بیک گراؤنڈ لازمی لکھنا ہے، مقاصد لازمی لکھنے ہیں، یہ انٹروڈکشن لازمی لکھنا ہے، مقامی حکومتوں کا ایکٹ لازمی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے باقیوں کے صرف نام لکھنے ہیں، اور جو پوچھا ہوا ہو اس کو آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے۔ پھر سن لیں ایک مرتبہ، پھر سن لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مثلا اس نے آپ سے میٹروپولیٹن پوچھا تو آپ کیا کریں گے، تعریف لکھیں گے، بیک گراؤنڈ لکھیں گے، آبجیکٹیو لکھیں گے، تعارف بھی پورا لکھیں گے، مقامی حکومتوں کا ایکٹ بھی پورا لکھیں گے، لیکن اس کے بعد اس کا صرف نام لکھیں گے، اس کا صرف نام لکھیں گے، ان چاروں کے آپ نام لکھیں گے، ایکسپلین صرف آپ ہیڈنگز کے ساتھ، سب ہیڈنگز کے ساتھ اس ایک پوائنٹ کو کریں گے۔ اگر وہ یہ پوچھ لیتا ہے تو پھر آپ باقیوں کو ایکسپلین نہیں کریں گے، اسی ایک کو ایکسپلین کریں گے، باقیوں کو صرف ہیڈنگز کے اندر ذکر کر دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔